Hello and welcome back again with the unit 2 regarding the noise pollution and air pollution. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स तक. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे गैसियस पॉल्यूशन कंट्रोल, जिसमें एब्जॉर्बर कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे. देन अबाउट द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस ड्यू टू रेफ्रिजरेंट्स, आईसी बॉयलर्स, and then noise pollution, sources of noise pollution and measurement of pollution level. Thereafter, effect of noise pollution control, its rules and 2000. तो शुरू करते हैं. गैसियस पॉल्यूशन कंट्रोल. गैसियस पॉल्यूशन कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि गैसियस जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं. तो गैसियस इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो आपका सबसे पहले एसिटिक गैसेस होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक गैसेस रहती हैं. तो पॉल्यूटेंट्स नेचुरल और सिंथेटिक हो सकता है और जनरली गैसियस नेचर का होता है. तो नेचुरल यानी कि जो नेचुरली रिलीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट से, और सिंथेटिक मीन्स जो हमारी वजह से या कुछ प्राकृतिक कारणों से पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं. तो किस प्रकार से इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है. तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स. तो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाएगा या तो एब्जॉर्बर के थ्रू या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू. सो एब्जॉर्बर क्या होता है कि कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जिससे पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है किसी भी गैस मीडिया से, यानी कि जो गैस जिसमें पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहता है, एब्जॉर्बर को डिसॉल्व किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट में एक सॉल्वेंट मीडिया के अंदर. और सॉल्वेंट मीडिया कोई भी लिक्विड हो सकती है, ड्राई, बल्क, सॉलिड फेज भी हो सकता है. यानी कि एब्जॉर्बर को मिक्स किया जाएगा या डिसॉल्व किया जाएगा एक पॉल्यूटेंट में उस पॉल्यूटेंट में जो कि सॉल्वेंट मीडिया में रहेगा. तो इस तरह से एक फिजिकली और केमिकल प्रोसेस रहता है जिससे पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग द एब्जॉर्बर फ्रॉम द गैस मीडिया. तो सॉल्वेंट क्या होगा, मटेरियल विच एब्जॉर्ब्स, यानी कि ऐसा मटेरियल जो पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करेगा. देन सॉल्यूट का मतलब है गैस जो एब्जॉर्ब्ड होगी किसी भी एब्जॉर्बर के ऊपर. तो कॉमन एब्जॉर्प्शन के मेथड क्या होते हैं, वेट स्क्रबिंग जनरली यूज़ की जाती है हार्मफुल मटेरियल्स को जो कि इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होता है, उससे जो आपके कुछ पर्टिकुलेट मैटर रहता है या कुछ ऐसे आपके पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है वेट स्क्रबिंग मेथड से. तो सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज़ वेट स्क्रबिंग मेथड. वेट स्क्रबिंग मेथड में ओरिजिनल स्क्रबिंग की जाती है. इसमें वेट सब्सटेंसेस को यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि वेट सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रकार के एसिटिक गैसेस को रिमूव करने के लिए. एसिटिक गैसेस यानी कि इस प्रकार के गैसेस जो कि एसिटिक रेन का कॉज होती है. देन यूज़ ऑफ वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ डस्ट एंड पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि किसी भी पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे आप वेट सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि एसिडिक गैसेस को रिमूव करेंगे. तो वेट सब्सटेंसेस में वाटर का यूज़ भी किया जाता है. तो इस प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेपर्स को ऐड किया जाता है सो दैट कि एग्जॉस्ट हो सके पर्टिकुलेट मैटर का, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर किसी भी प्रकार के गैसियस प्रोडक्ट्स से बाहर निकल सके, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट का रिलीज़ होगा और एक वाइट स्मोक जो है जिसे हम पर्टिकुलेट मैटर कह रहे हैं वो रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से जो कि वेट और वॉल्यूम ऐड करता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपके पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट में.
यानी कि इसमें एक वेट सब्सटेंस को यूज़ किया जाएगा, और वेट सब्सटेंस जो है आपका वाटर भी हो सकता है, जिससे जो है डर्ट को रिमूव किया जाएगा या किसी पर्टिकुलेट मैटर को, जिसकी वजह से जो स्मोक होगी और वाइट कलर की जो है स्मोक निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ आपके एक पर्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में स्मोक निकलेगी। तो ये पर्टिकुलेट मैटर जो है वेट और वॉल्यूम ऐड करता है किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन के लिए। तो दूसरा मेथड है ड्राई स्क्रबिंग। ड्राई स्क्रबिंग में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, यानी कि किसी भी प्रकार की स्टोरिंग और डिपॉजिटिंग करने के लिए किसी भी प्रकार के मटेरियल से ड्राई स्क्रबिंग का इजीली यूज़ किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के वाटर का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से वेट स्क्रबिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर इनलेट है जहाँ से वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेट स्क्रबिंग में, और ये जो स्क्रबर का थ्रोट है, यहाँ से जो गैस है जिसमें पर्टिकुलेट मैटर है उसे गैस को अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इस तरीके से जो गैस होगी यहाँ से इस गैस इनलेट से गैस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और यहाँ से वेट स्क्रबिंग यानी कि वाटर की इनलेट के थ्रू जो भी पर्टिकुलेट मैटर होगा वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा या स्पिन हो जाएगा, और जितनी भी प्योर्ड एयर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से स्क्रबिंग जो है वर्क करती है। देन कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इस प्रकार के डिवाइस रहते हैं जो कन्वर्ट करते हैं टॉक्सिक मटेरियल को किसी भी गैस से, यानी कि एक ऐसी गैस जिसमें पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहता है और वो टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक नेचर का होता है, तो उस डिवाइस से कन्वर्ट किया जाता है किसी भी हार्मफुल और मोर टॉक्सियस एग्जॉस्ट गैस पॉल्यूटेंट को लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट में। तो इसीलिए इसे कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है। इसमें डिफरेंट प्रकार के कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, और कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और उस कैटलिस्ट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो कैटलिस्ट जो है स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शन को बिटवीन ऑक्सीजन एंड पॉल्यूटेंट एयर में, और कन्वर्ट करेंगे लेस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स में। तो इसे हम जनरली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट जो है दो तरह के कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, प्लैटिनियम और पैलेडियम, जो कि कन्वर्ट करेंगे लेस टॉक्सिक मटेरियल बाय प्रोडक्ट में, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। सो दिस इज़ अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ये आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसमें हनीकॉम्ब लाइक दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैटालिस्ट जिसमें प्रेजेंट रहेगा, और जो कैटालिस्ट होगा वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन कैरी आउट करेगा, और जिसकी वजह से लेस टॉक्सिक एयर जो है वो मिलेगी, और उस एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ वाटर के वेपर्स हो सकते हैं। देन हाउ डज द कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसमें एक एग्जॉस्ट पाइप लगी होती है। ये आप देख सकते हैं एक एग्जॉस्ट पाइप है कैटालिटिक कन्वर्टर में, और इस कैटालिटिक कन्वर्टर में सिरेमिक की एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता है। देन हनी कॉम्ब में कैटलिस्ट रहता है, जैसे कि हनी कॉम्ब जो है इनमें जो ये हनी कॉम्ब है इनमें प्लैटिनियम और पैलेडियम लाइक कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, और ये मेटल्स जो हैं बहुत ही गुड कन्वर्टर हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, जो कि रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कैरी आउट करते हैं। देन केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से होगी, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होंगे वो यूज़ करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन को, जो कि रिड्यूस करेंगी हार्मफुल इमिशंस को। ऑक्सीडेशन में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। देन इसी तरह से हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन होगी, जो कि लेस टॉक्सियस है एज कंपेयर टू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देन रिडक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिडक्शन होगी N2 और O2 की फॉर्म में।
देन इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू रेफ्रिजरेंट्स, आईसी बॉयलर्स, तो इससे क्या होगा, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी, एंड देन ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन कॉज हैं एयर पॉल्यूशन के, जो कि रेफ्रिजरेंट्स और आईसी बॉयलर से हो सकते हैं। सबसे पहला है ओजोन लेयर की डिप्लीशन, देन ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरनमेंट के ऊपर दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इफेक्ट एंड देन सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट होगा वो रेफ्रिजरेंट गैसेस को रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर में, जो कि मेन कॉज बनेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन का और ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉज। देन इनडायरेक्ट कॉज में जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन हो गए वो यूज़ करेंगे एनर्जी को यूज़ करेंगे, जो कि मेन कॉज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का। कार्बन डाइऑक्साइड जब एमिशन होगी तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो केसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। देन बॉयलर्स का यूज़ जनरली इलेक्ट्रिक पावर्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या हॉट वाटर के लिए, स्पेस हीटिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक बॉयलर्स या बॉयलर्स का यूज़ किया जाता है। बॉयलर्स में बर्न की जाती है फ्यूल को, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो इसमें कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल की जब कंबशन होगी तो वेस्ट वाटर रिलीज़ होगा कूलिंग के दौरान और क्लीनिंग के दौरान, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऐश का जो डिस्पोजल होगा उससे सॉलिड वेस्ट निकलेगा, और उस सॉलिड वेस्ट में पार्टिकुलेट्स पाए जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स पाए जाएंगे, जो कि एयर पॉल्यूशन का कॉज बनेंगे, जिसकी वजह से हार्मफुल और कुछ सिवियर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। देन एयर एमिशन फ्रॉम बॉयलर्स इंक्लूड, एयर एमिशन जब बॉयलर से होगा तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा। सबसे पहले स्मोक प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स पाए जाएंगे, जो स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, देन पर्टिकुलेट मैटर रहेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपका वेस्ट वाटर से निकलेगा, एयर टॉक्सिन्स में प्रेजेंट होंगे, ग्रीन हाउस गैसेस से प्रेजेंट होगी, और वेस्ट ऐश से निकलेगा। यानी कि एयर एमिशन जब होगा आईसी बॉयलर से तो किस प्रकार के टॉक्सिन्स होंगे, एयर से एयर टॉक्सिन, वेस्ट वाटर टॉक्सिन्स, ग्रीन हाउस टॉक्सिन गैसेस और वेस्ट ऐश। तो उसमें इस तरह के जो है पर्टिकुलेट और मैटर और पर्टिकुलेट कंटेंट जो है प्रेजेंट रहेंगे। देन स्मोक प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स क्या करेंगे, वो एस्थमा, लंग डैमेज और इरिटेट आइज, यानी कि आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली डैमेज करेंगे प्लांट पार्ट की लाइफ को। देन पर्टिकुलेट मैटर जो होगा वो लंग्स और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करेगा। तो इस तरह से एयर एमिशन जब आईसी बॉयलर से होगी तो वो जो कंपाउंड रिलीज करेंगे उनसे ये हार्मफुल डिजीजेस होने का या हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। देन कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होगी तो हेमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन सल्फर एक बहुत ही ऐसा कंपोनेंट है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एसिड रेन कॉज करेगा एटमॉस्फेयर में, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का काम करेगा। देन ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करेंगी, एंड देन वेस्ट वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या रहते हैं और मेजरमेंट कैसे की जाती है नॉइज़ पॉल्यूशन की, क्या इफ़ेक्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन के। देन अबाउट द नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2000। So, noise pollution, it can be defined as the unwanted or undesired sound which is released into the environment and has the potential to disrupt the normal functioning of any natural ecosystem or human community in its vicinity। यानी कि एक इस प्रकार की साउंड
अनडिज़ायरेबल जो हमारे लिए डिज़ायरेबल ना हो, हमारी सुनने की क्षमता से ज़्यादा हो, अनवांटेड हो, जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने की वजह से, जिसका एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने की वजह से हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम की या फिर ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन कम्युनिटी की डिसरप्ट हो सकती है, माल फंक्शनिंग हो सकती है हमारे सुनने की एबिलिटी में, जो भी उस नॉइज़ पॉल्यूशन के सराउंडिंग में या फिर आप कह सकते हैं कोई भी कम्युनिटी लाई करेगी। सो इसे हम कहेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। देन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज होते हैं? अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन नॉइज़ पॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। सबसे पहले नेचुरल नॉइज़ पॉल्यूशन एंड मैन मेड नॉइज़ पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्सेज हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, लाइटनिंग यानी कि थंडरिंग जब होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस जब होंगी, या फिर समुद्र में जब लहरों की मूवमेंट जो है ज़्यादा रहेगी, जिसे सी टाइड मूवमेंट कहा जाता है, रिवर्स की वजह से, देन बर्ड्स और एनिमल्स के शाउट करने की वजह से, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स के ज़्यादा चीखने चिल्लाने की वजह से जो नॉइज़ क्रिएट होता है, देन विंड मूवमेंट यानी कि जब विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उससे भी, टाइडल मूवमेंट की वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, देन थंडरिंग एंड वाटरफॉल्स की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहेंगे और दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। देन सेकेंड वन आता है मैन मेड नॉइजेस। मैन मेड नॉइजेस में मशीन्स आएंगी या फिर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स जो एयर में साउंड का पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ होना, फायर क्रैकर्स ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ करेंगे, एक्सप्लोजिव्स, तो उसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट हो सकता है और इस तरह के नॉइज़ को हम मैन मेड नॉइज़ कहेंगे। देन मेन मैन मेड नॉइज़ सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स, सेकंड सोर्स है नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स यानी कि जब जहाँ पर कटिंग, वेल्डिंग, ब्लास्ट या कुछ प्रेसिंग टाइप के सिस्टम्स को यूज़ किया जाएगा। इंडस्ट्रीज जैसे कि गैस टर्बाइंस और सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर कोई भी फर्मेंटेशन के लिए टैंक यूज़ किए जाते हैं, जब वहाँ पर नॉइज़ क्रिएट होगा तो उसे इंडस्ट्रियल सोर्स कहा जाएगा, मैन मेड नॉइज़ सोर्सेज का। देन नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज में जैसे कि जो नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ की सेटअप की वजह से ना हो, जैसे कि लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग कोई भी फंक्शन हो, या फिर कंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड ट्रैफिक की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, ट्रेन, एयरक्राफ्ट्स, रेडियो, माइक्रोफोन और किसी भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीन की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसे नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ मैन मेड नॉइज़ सोर्सेज कहेंगे। देन अब बात करते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। तो नॉइज़ पॉल्यूशन के ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, जिसमें कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है या फिर बिल्कुल ही डीफनेस हो जाएगी, बिल्कुल सुनना बंद हो सकता है। देन नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स में हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो सकती है, यानी कि जब हमें साउंड या किसी प्रकार का नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट करेगा तो उससे हमें डिस्टर्बेंस हो सकती है वर्क करने में, किसी भी वर्क के लिए या फिर कोई भी स्पीच कम्युनिकेशन के लिए। कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इवन स्वेटिंग हो सकती है और ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से, जो कि नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि जिनमें हमारे जो सुनने की क्षमता है वो कम नहीं होगी, बट अदर कॉजेज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। देन सम इनबॉर्न बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। फीमेल्स हैव मोर चांसेस ऑफ मिसकैरेज दैन इनबॉर्न बर्थ डिफेक्ट, यानी कि बच्चों में कई प्रकार के बर्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती हैं। देन पीस ऑफ माइंड, लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। देन कंसंट्रेशन, काम करने की जो एबिलिटी है जिसे वर्किंग एफिशिएंसी कहा जाता है, वो भी कम हो सकती है। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो
चांसेस है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन जो है डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कॉज कर सकता है, जिसे कि हम नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स भी कहेंगे। देन अदर इफ़ेक्ट्स क्या है नॉइज़ के? सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑन बर्ड्स के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। देन रिप्रोडक्शन, डेथ और रिड्यूस्ड फीड, इसे भी कम कर सकता है एनिमल्स में फीड कंजप्शन को, मिल्क की प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को और हियरिंग एबिलिटी को, यानी कि सुनने की क्षमता, दूध देने की क्षमता, डेथ रेट, प्रोजनी यानी कि रिप्रोडक्शन पावर को कम कर सकता है और इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है एनिमल्स के। देन बर्ड्स में सिमिलरली जो हियरिंग एबिलिटी है बर्ड्स की वो भी कम हो सकती है ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रेट कम हो सकता है। देन प्लांट्स की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से अनप्लीजेंट वेदर यानी कि अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट रहेगा और जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जब प्लांट्स को एक सफिशिएंट या आप कह सकते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा टू ग्रो अप। देन नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल, नॉइज़ पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले इंसुलेशन ऑफ साउंड प्रूफ वॉल, यानी कि ऐसी वॉल्स को इंस्टॉल किया जाए जो कि साउंड प्रूफ हों। देन इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाए थिएटर्स में सो दैट किसी भी प्रकार की इको की फॉर्मेशन ना हो और वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे। थर्ड, यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स यानी कि ईयरफोन्स का यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्रियल वर्किंग एरियाज़ में। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड बैरियर्स जैसे कि इंसुलेटर्स हो गए। अप्लाइंग ऑफ साइलेंसर्स टू द मशीन्स में साइलेंसर्स अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कोई भी जो नॉइज़ है वो क्रिएट ना हो एनवायरनमेंट में। देन अडॉप्टिंग द ग्रीन सिटी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसमें कि ऑर्गेनिकली ही हर चीज़ का यूज़ किया जाएगा सो दैट किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट ना हो। देन बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स के बारे में कि नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2000 क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड हैं वो डिफरेंट एरियाज़ और जोन्स के लिए स्पेसिफाइड किए गए हैं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने जो कैटेगराइज किया है एरियाज़ को, वो है इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जहाँ पे लोग रह रहे हों, साइलेंसिंग एरिया ऐसी जोन्स जहाँ पर साइलेंस जोन हो, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉइज स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एरिया, यानी कि इन सब एरियाज़ के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है नॉइज़ के रिगार्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि जो व्हीकल की मूवमेंट है वो भी कम हो, जिसकी वजह से नॉइज़ का पोल्यूशन कम हो एनवायरनमेंट में और एयर की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड ना हो। सो फोर्थ इसका रूल है कि जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी लोकल बॉडी हैं जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ रहती हैं प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, वो सेकंड जो टाउन और कंट्री प्लानिंग करते हैं वो इन पैरामीटर्स को जस्टिफाई करें कि जो क्वालिटी है नॉइज़ की वो कितनी है, या फिर उसके अवॉइड करें उसके मैनर्स को, यानी कि उससे होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कम करें उस तरह के पॉल्यूशन लेवल को और एक स्पेसिफाई करें एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। देन an area comprising not less than 100 meters around hospitals, educational institution, courts may be declared as silence area zone for the purpose of these rules, यानी कि इन रूल्स को फॉलो करने के लिए हॉस्पिटल के सराउंडिंग में लगभग 100 मीटर एरिया तक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोर्ट में इस तरह के जो रूल्स हैं उन्हें लगभग 100 मीटर एरिया तक फॉलो किया जाए और कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप ना हो उन एरियाज़ के नियर बाय। देन The noise level in any zone or area shall not exceed the ambient air quality standards in respect of noise as specified in the schedule, यानी कि शेड्यूल में जितना स्पेसिफाई किया गया है कि एयर की क्वालिटी भी डिग्रेड ना हो उसी प्रकार से जो नॉइज़ के लेवल हैं और नॉइज़ स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। देन प्रॉपरली एनफोर्स किया जाए नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा स्पेसिफिक मेजर्स को सो दैट कि एयर की जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट ना हो विद रिस्पेक्ट टू द नॉइज़ पॉल्यूशन।
देन restrictions on the use of loudspeakers और public address system, यानी कि लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में नहीं परमिट किए जाने चाहिए अनलेस अनटिल उन्हें कोई भी अथॉरिटी ना दी जा रही हो। लाउड स्पीकर्स का यूज़ जो है पब्लिक एरिया में केवल 10 PM से लेके 6 PM तक ही होना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस एरिया में जो है एक लॉ को एनफोर्स किया जाए और उनसे प्रॉपर फीस को चार्ज किया जाए। देन साउंड एमिटिंग फायर क्रैकर्स, यानी कि ऐसे फायर क्रैकर्स जो कि साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उस तरह के फायर क्रैकर्स को नाइट टाइम में यूज़ ना किया जाए या फिर साइलेंस जोन में ना यूज़ किया जाए। देन साउंड एमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि साउंड क्रिएट कर रहे हैं उन्हें नाइट टाइम में किसी भी रेजिडेंशियल एरिया या साइलेंस जोन के आसपास न यूज़ किया जाए। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी वायलेशन इन साइलेंस जोन और एरिया, यानी कि अगर इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, वायलेट किया जा रहा है पर्टिकुलर साइलेंस या फिर किसी भी जोन में, तो वहाँ पर जो है एक ऑफेंसिव लॉ और एक्ट को लायबल किया जाए, जैसे कि जो भी म्यूज़िक यूज़ कर रहा है, साउंड एम्पलीफायर्स को यूज़ कर रहा है, उनके अगेंस्ट जो है एक प्रॉपर एक्शन हो। देन whosoever beats a drum or tom-tom or blows a horn, either musical or pressure trumpet or beat sounds any instruments, इस तरह के इंसान जो इस तरह के चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। देन कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती हैं, जो भी जो अथॉरिटी हैं जो नॉइज़ लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। देन अथॉरिटी शैल एक्ट ऑन द कंप्लेंट एंड टेक द एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर, जो भी रूल्स को वायलेट कर रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, सो दैट इस तरह के रूल्स को जो है वो वायलेट ना किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज़ एंड एयर पॉल्यूशन रिगार्डिंग द यूनिट 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 में बात करेंगे। Thank you everyone.